जनवरी 1915 पहली जंग अजीम को शुरू हुए अभी 5 महीने हुए हैं, लेकिन इतने कम वक्त में 10 लाख से ज्यादा फौजी हलाक हो चुके हैं। जंग जो बल्कान में शुरू हुई थी, उसने सारी दुनिया को लपेट में ले लिया है। द सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ऑटोमन एम्पायर एलाइज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। एलाइज में शामिल हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, सर्बिया, मोंटीनेग्रो, बेल्जियम और जापान। पोलैंड, बेल्टिक में जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन फोर्सेस ने रशिया को बहुत बड़ी शिकस्त दी, जिसमें रशिया को बहुत जानी नुकसान हुआ, लेकिन रशिया जर्मनी का मुकाबला करता रहा। ऑस्ट्रो हंगरी की फौज को सर्बिया के खिलाफ काफी जानी नुकसान हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरियन फोर्सेस को मुसलसल सर्बिया जैसे छोटे मुल्क से शिकस्त जिल्लत का सबब बन रही है। कोकॉकस माउंटेन्स में सख्त जमा देने वाली सर्दी में ऑटोमन एम्पायर और रशिया एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि मगरिबी महाज पर फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम ने जर्मनी का सामना करने के लिए इंग्लिश चैनल से लेकर स्विट्जरलैंड तक खंदक खोद ली है। 19 जनवरी 1915 दुनिया की पहली स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग मंजर-ए-आम पर आई, जब जर्मनी ने 2 जायंट एयरशिप, जिनको जेपलिन्स के नेम से जाना जाता है, बर्तानिया पर बमबारी करने के लिए भेजे। जेपलिन्स ने किंग लेन की बंदरगाहों और ग्रेट यारमाउथ को निशाना बनाया, जिसमें कई घर तबाह हुए और कुछ शहरी मारे गए। डॉगर बैंक की बहरी लड़ाई में ब्रिटिश ने एक जर्मन क्रूजर शिप को डुबो दिया, लेकिन उसमें सवार जर्मनी का बहरी बेड़ा जान बचाकर भाग निकला। कमांड ऑफ द सीज ने बर्तानिया को इजाजत दे दी है कि वो जर्मनी की बहरी नाकाबंदी कर ले, जिससे अशियाए खुर्दनोश के साथ साथ दूसरे अहम सामान को जर्मनी में जाने से रोका जाएगा। जर्मनी ने इस बहरी नाकाबंदी के जवाब में बर्तानिया के इर्द गिर्द के समंदर को वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया। अब जर्मनी की यू बोट बगैर किसी वार्निंग के किसी भी शिप को निशाना बना सकेगी। अब बर्तानिया को अशियाए खुर्दनोश और दीगर अहम चीजें इंपोर्ट करने में मुश्किल होगी। जर्मनी का ख्याल है कि जब बर्तानिया में अशियाए खुर्दनोश की कमी होगी तो वो हथियार डाल देगा। ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी के फील्ड मार्शल वॉन हिंडरबर्ग ने मजूरियन लेक पर दूसरा हमला किया और सेकेंड बैटल ऑफ मजूरियन लेक में रशिया को शिकस्त दी, जिसमें रशिया के 2 लाख फौजी मारे गए और बहुत सारों ने सख्त सर्दी की वजह से हथियार डाल दिए। लेकिन ऑस्ट्रो हंगरी के खिलाफ रशिया को ज्यादा कामयाबी मिल रही है। रशिया ने 4 मंथ के महासरे के बाद शेमिशल शहर को अपने कब्जे में ले लिया है और 1 लाख ऑस्ट्रो हंगेरियन फौजियों को कैदी बना लिया है। ऑस्ट्रो हंगरी के 1 लाख फौजी सख्त सर्दी में जमकर मर गए थे। अब तक ऑस्ट्रो हंगरी के 20 लाख फौजी हलाक हो चुके हैं। इस दौरान ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑटोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को डराने के लिए अपने बहरी जहाज डार्डनल्स भेजे। उनका ख्याल है कि इस तरह ताकत का मुजाहरा करने से तुर्की डर जाएगा और जल्द हथियार डाल देगा। वारशिप्स ने तुर्की के साहिल किलों पर बमबारी शुरू कर दी, लेकिन 3 शिप्स बहरी माइंस की वजह से डूब गईं और 3 शिप्स को बहुत नुकसान पहुंचा। ब्रिटेन और फ्रांस ने हमला रोक दिया। वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटिश ने न्यू चैपल पर हमला किया, लेकिन जर्मनी की मशीन गन और खारदार तार ने ब्रिटिश आर्मी को रोक दिया। ब्रिटिश और इंडियन आर्मी यूनिट को 11,000 का जानी नुकसान हुआ। 6 हफ्तों बाद जर्मनी ने वेस्टर्न फ्रंट पर सेकेंड बैटल ऑफ यप्रा में पहली दफा जहरीली गैस इस्तेमाल की। क्लोरीन गैस के जहरीले बादल एलाइड आर्मी को खंदक छोड़ने पर मजबूर करने लगे, लेकिन जर्मनी गैस के जखीरे की कमी की वजह से इससे फायदा ना उठा सका। केमिकल वेपन की जंग शुरू हो गई है और दोनों तरफ के फौजियों को फौरी तौर पर क्रूड गैस के मास्क फराहम कर दिए गए हैं। एलाइड ने गैलीपोली में जमीनी दस्ते उतारे, जिनमें ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड आर्मी शामिल है, जो एनजैक के नेम से जाने जाते हैं। इनका मकसद साहिली किलों को हटाना है, जो एलाइड फोर्सेस के वारशिप को कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचने से रोक रहे हैं। लेकिन उनको फौरी तौर पर तुर्क फौज की शदीद मजम्मत का सामना करना पड़ा, जिसके बाइस उनकी अफवाज को साहिल पे ही रुकना पड़ गया। कई घंटों की मुसलसल लड़ाई में तुर्क फोर्सेस एलाइड फोर्सेस का सामना करते रहे, लेकिन तुर्क आर्मी के पास गोलियां खत्म हो गईं तो वो पीछे हटने लगे।
मुस्तफा कमाल पीछे हटने वाले फौजियों के पास पहुंचे और कहा, जमीन पर लेट जाओ और बंदूक के खंजर से दुश्मन का मुकाबला करो। मुस्तफा कमाल को इस बात का अंदाजा है, अगर एलाइट को इधर ना रोका गया तो सारा पेनिनसुला हाथ से निकल जाएगा। एक तुर्क और 2 अरब रेजिमेंट वहां पहुंची और सारा दिन लड़ाई जारी रही। तुर्क और अरब आर्मी ने मिलकर एनज़ैक आर्मी की मशीन गन का मुकाबला किया। मशीन गन से तुर्क और अरब लाशों के अंबार लग गए, लेकिन एलाइड फोर्स को आगे ना बढ़ने दिया और एलाइड फोर्स साहिल के करीब ही फंसे रहे। तुर्की की इस कामयाबी के पीछे एक वजह ये भी है, उसने एलाइड फोर्सेस के हमले से एक दिन पहले तुर्क आर्मी ने साहिल के करीब रहने वाले आर्मेनियन बाशिंदों को शाम में मुंतकिल कर दिया। आर्मेनियंस ने सेरिकमिश की लड़ाई में रशिया की मदद की थी, जिससे तुर्क आर्मी को बहुत नुकसान हुआ था। ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मन और ऑस्ट्रो हंगरी की फौज ने मिलकर रशिया की फौज पर हमला किया और उनके दिफा को तोड़ा। 1 लाख कैदी जो रशिया की कैद में थे, उनको आज़ाद करवाया और शेमिशल दोबारा कब्जे में ले लिया और रशिया के खिलाफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। समंदर में ब्रिटिश पैसेंजर शिप जो न्यूयॉर्क से लिवरपूल आ रहा है, आयरलैंड के करीब जर्मनी की यू बोट ने बगैर वार्निंग के टॉर्पीडो मारा, जिसके नतीजे में 1198 मुसाफिर और जहाज पर काम करने वाले लोग मारे गए, जिसमें 128 अमेरिकन भी शामिल थे। टाइटैनिक के बाद ये इस नौयत का दूसरा बड़ा हादसा था जिसमें इतना जानी नुकसान हुआ। अमेरिका के सदर वुड्रो विल्सन और अमेरिका की आवाम ने शदीद गुस्से का इजहार किया, लेकिन जर्मनी का मानना है कि वो शिप जंगी साजो सामान लेकर आ रहा था। मई में एलाइड फोर्सेस, ब्रिटिश और फ्रांस ने जर्मन लाइन को तोड़ने के लिए सेकेंड बैटल ऑफ आर्टुआ शुरू की। विमी रिज पर फ्रांस ने मेन अटैक किया और ब्रिटिश फोर्सेस ने सपोर्टिंग अटैक ऑबर्स रिज और फेस्टुबर पर किया। इसका नतीजा ये निकला कि एलाइड फोर्सेस के 1,30,000 फौजी मारे गए और वो थोड़े से आगे बढ़े और जर्मनी के 73,000 सिपाही मारे गए। मौसम सरमा में वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी ने फोकर एंड डेकर तैयारे की मदद से एलाइड फोर्सेस पर हमला किया। इस तैयारे में अब तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मशीन गन के साथ साथ ये अपने प्रोपेलर से भी फायर करता है। एलाइड के तैयारों के नुकसान में तेजी से इजाफा हुआ, जिसे फोकर स्कर्ज का नाम दिया गया और फिजाई कंट्रोल अब जर्मनी के हाथ में है। जैसे जैसे जंग बढ़ रही है, इटली सोच रहा है किस ग्रुप में शामिल होने में ज्यादा फायदा है। इटली ऑस्ट्रो हंगरी के इलाके को अपना हिस्सा बनाना चाहता है। ऑस्ट्रो हंगरी की आर्मी को जंग में भी बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए एलाइड में शामिल होने में फायदा है। इटली ने ब्रिटिश और फ्रांस की बातों में आकर 23 मई 1915 को ऑस्ट्रो हंगरी के खिलाफ और बाद में ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। इटली ने पहला हमला इसोंजो रिवर के साथ साथ ऑस्ट्रो हंगरी की पोजीशंस के खिलाफ किया। इटली को भारी नुकसान हुआ और पीछे हटना पड़ा। ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया की फौज ने पोलैंड को छोड़कर पीछे हटना शुरू कर दिया। जर्मन आर्मी 5 अगस्त को वॉर्सा में दाखिल हुई। जार निकोलस II ने फौज के कमांडर इन चीफ ग्रैंड ड्यूक निकोलस को बरतरफ करके खुद कमान संभाली। ये जार के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि अब रशिया की फौज की शिकस्त की जिम्मेदारी डायरेक्ट जार पर आ रही है। गलीपोली में अलाइज ने डेडलॉक तोड़ने के लिए रीइंफोर्समेंट को सुवला बे में उतारा। ना तो रीइंफोर्समेंट और ना ही एनज़ैक की हमले डेडलॉक तोड़ सके। दोनों तरफ हालात खौफनाक हैं। फौजियों को ना सिर्फ दुश्मन बल्कि गर्मी, मक्खियों और बीमारी ने भी सताया हुआ है। अटलांटिक ओशन में जर्मन यू बोट ने लाइनर SS अरेबिक को डुबो दिया, जिसमें 44 लोग मारे गए, जिनमें 3 अमेरिकन थे। इसके जवाब में अमेरिका ने जर्मनी को एक और वार्निंग भेजी, जिसके बाद जर्मनी ने पैसेंजर शिप को निशाना बनाना बंद कर दिया। वेस्टर्न फ्रंट पर एलाइज ने अपनी अब तक की जंग का सबसे बड़ा हमला किया, जो महाज को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए डिजाइन किया गया था। फ्रांस ने थर्ड बैटल ऑफ आर्टुआ एंड सेकेंड बैटल ऑफ शैम्पेन शुरू की। ब्रिटिश ने जहरीली गैस की मदद से लॉस पर हमला किया। हमले की कामयाबी के साथ ही ये नाकाम भी हो जाता है,
क्योंकि दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फ्रांस को 1,92,000 का जानी नुकसान हुआ, ब्रिटिश को 57,000 का जानी नुकसान उठाना पड़ा और जर्मनी को 1,47,000 का जानी नुकसान उठाना पड़ा। सेंट्रल पावर के खिलाफ एक नया महाज खोलने और सर्बिया को मदद पहुंचाने के लिए एलाइड फोर्सेस ग्रीस में सेलोनिका में उतरी, लेकिन एलाइज ने बहुत देर कर दी है क्योंकि बल्गेरिया ने सेंट्रल पावर को ज्वाइन कर लिया है। ऑस्ट्रो हंगरी और बल्गेरिया ने मिलकर हमला किया। 2 माह में ही सर्बिया के पास लड़ने के लिए हथियार ही खत्म हो गए और सर्बिया ने हार मान ली। मौसम सरमा में सर्बिया की बची हुई फौज अल्बानिया के पहाड़ों के जरिए फरार हो गई। सर्बिया की फौज का अंजाम हवलनाक हुआ। जंग के अख्तिताम तक सर्बिया की 1/3 फौज को कत्ल कर दिया गया। इटालियन फ्रंट पर शदीद लड़ाई जारी है क्योंकि इटालियन आर्मी ने इसोंजो में 3rd और 4th बैटल शुरू कर दिया है। इस महाज पर ऑस्ट्रो हंगरी की आर्मी तादाद में ज़्यादा है और ऊंचाई पर भी है और पहाड़ों में खंदक खोदी हुई है जिसको हटाना नामुमकिन है। मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश आर्मी ने हमला किया जिसे तुर्क आर्मी ने 25 मील जुनूब में टेसिफोन की लड़ाई में रोक दिया। ब्रिटिश ने हमला छोड़ा और वो कुट की तरफ चले गए जहां वो महसूर रहे। एलाइज ने गलीपोली मुहिम खत्म कर दी और 83,000 फौजियों को गलीपोली से निकाल लिया। इसमें उनका एक भी फौजी नहीं मारा गया और तुर्क आर्मी को इस बात की खबर भी नहीं हुई कि एलाइज गलीपोली छोड़ के जा रहे हैं। ये अब तक की जंग के बेहतरीन मंसूबों में से एक है। इस मुहिम में दोनों तरफ 2 से 2.5 लाख हलाकतें हुईं। 1915 अलाइज के लिए बुरा साल रहा। अलाइज को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, लेकिन जंगबंदी और अमन की बात किसी ने नहीं की। इसके बजाय सारे मुल्क 1916 में इससे भी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं जो इन्होंने अपनी नाकामियों से सीखे हैं। हर एक मुल्क को अब भी यकीन है कि मैदान जंग में एक फैसला कुन फतह उनके हाथ में है।